फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एग्जैक्टली वही होता है जो हम मैनेजमेंट में पढ़ रहे होते हैं, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कैसे, किस चीज की प्लानिंग करते हैं, किस चीज की ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ बात कर रहे हैं हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज की, कि हमें कहाँ से फंड्स मिलेंगे और उन फंड्स को कैसे यूटिलाइज करना है। दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पे मैं एग्जांपल लूं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को डील कर रहा होता है, उनको टाइमली रिकॉर्ड कर रहा होता है, वहां पे बेसिकली काम हो रहा है सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और इस एग्जांपल को हम आगे भी बार बार बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए यूज करेंगे। Moving toward next, objectives of financial management. The first and foremost objective of financial management is to maximize profits and minimize risk and cost of finance. किस तरीके से हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं कि कम से कम रिस्क हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, और यही चीज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। फर्दर बात करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फंड्स तो हैं हमारे पास, पीछे बैकएंड में फंड्स हैं, लेकिन उन फंड्स को कहाँ यूटिलाइज करें जिससे हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले। इसके बाद वो जो फंड्स अवेलेबल हैं हमारे पास, उनको कैसे प्लान करना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, और उसके ऊपर कंट्रोल कैसे मेंटेन करना है कि जिस पर्पस के लिए हमने फंड्स क्रिएट किए हैं वो पर्पस प्रॉपरली अकम्प्लिश हो रहा है। क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होती है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न हमें मिलेगा इस एक्टिविटी से, जो कि हम फर्दर न्यू बिजनेस एक्सपेंशन के लिए करेंगे, दूसरे फिजिबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो जब तक हम उनके ऊपर प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं रखेंगे कि जो हमने प्लान किया है बिल्कुल वैसा ही काम हो रहा है, तो हम हमारे जो अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स हैं, जो आगे के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भी सक्सेसफुली काम नहीं कर सकेंगे। क्लियर? The long-term objective of financial management is to maximize value of firm's common stock. शेयरहोल्डर्स की स्टॉक की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी, कैसे मैक्सिमाइज होगी, यहाँ पे हम वो चीज देखते हैं। स्पेशली मार्केट प्राइस, जो शेयर की मार्केट प्राइस है उसको मैक्सिमाइज करना प्राइम ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और ये सिर्फ प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है, इवन दो दिस इज द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, क्योंकि कोई भी बिजनेस फॉर द टाइम बीइंग के लिए स्टार्ट नहीं करते, उनको ईयर टू ईयर ग्रो करने के लिए ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे एनुअल बेसिस पे शेयर प्राइस की वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जाए। Next is types of financial management decisions. What are those decisions and why there is a need to take such decisions? Let's start. सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल बजटिंग की। कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कहीं पे भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले ये एनालाइज करेंगे कि हमें टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना चाहिए, और वो अमाउंट हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं। अभी मैंने बात की कोई भी बिजनेस सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग के लिए स्टार्ट नहीं होता, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम कैपिटल बजटिंग भी वैसे ही करेंगे। कैपिटल बजटिंग के बाद बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, फाइनेंसिंग डिसीजन की। कैपिटल स्ट्रक्चर में बात होती है मेनली डेट एंड इक्विटी की। एक ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस स्टार्ट करने के वक्त हमें
डेट का पोर्शन कितना रखना है और इक्विटी का पोर्शन कितना रखना है, और ये दोनों पोर्शंस मिलके 100% होने चाहिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। डन। उसके बाद बात करते हैं डिविडेंड डिसीजंस की, कि हमें शेयर्स पे डिविडेंड्स देना चाहिए, अगर दे रहे हैं तो कितना देना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉफिट्स हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर अर्न होते हैं, हम उन्हीं प्रॉफिट्स में से डिविडेंड पे करते हैं। तो सिर्फ डिविडेंड देना ही एक पॉजिटिव बात नहीं है। डिविडेंड हम तभी देते हैं जब पीछे हमारे पास अमाउंट मौजूद हो। ऐसा नहीं हो कि हमने कोई अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट बना के रखा है कि पैसे वहां इन्वेस्ट करने हैं और कंपनी डिविडेंड डिसीजंस के हिसाब से डिविडेंड दे दे, तो वो पैसा कम पड़ जाएगा। और इसी चीज को मैनेज करना ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आगे बात करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, जिसमें हम डे टू डे ऑपरेशंस देख रहे होते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज बेसिकली current assets minus current liabilities. Current asset is within a year, 3 months, 6 months, or within a year. और current liabilities same as it is. और अगर फर्दर बात करें हम इस पे, तो एसेट्स में कैश कितना होगा, स्टॉक कितना होगा, अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट कितना है, अकाउंट पेएबल का अमाउंट कितना है। क्लास में हम ये टॉपिक बहुत अच्छे से इन डेप्थ इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। प्रॉपर प्रोसेस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग। क्या हमने प्लान किया है कि इतना अमाउंट हमें चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट, वो अमाउंट हमें कहाँ से मिलेगा, उस अमाउंट पे हम कॉस्ट कितनी पे करेंगे, लाइक अगर हम लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट कितना पे करेंगे। उसके बाद उस अमाउंट को डिफरेंट सेक्शंस में एलोकेट करेंगे। उसके बाद प्रॉपर कंट्रोल करेंगे कि हमने जितना अमाउंट एलोकेट किया है क्या वो प्रॉपरली वैसे ही यूटिलाइज हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि एकदम एक साथ ज्यादा हमने एक्सपेंस आउट कर दिया और आगे फर्दर एक्टिविटीज के लिए हमारे पास पैसे ही ना हो। और उसको टाइमली बेसिस पे मॉनिटर करना है कि हमने जो प्लान किया था क्या वो परफॉर्मेंस आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है। क्लियर। Moving to the next, functions of finance manager. This is very simple and very easy. Just go through it, you will understand the baseline concept. फाइनेंस मैनेजर का वही काम होता है जो अभी हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि कैपिटल रेज कैसे होगा, रेज होने के बाद वो एलोकेट कैसे होगा, और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होंगे, कि पैसे हमें कहाँ कहाँ से मिलने चाहिए। फॉर इंस्टेंस हम सारे ऑप्शंस एक साथ यूज नहीं करते, हम इनिशिएट पे कुछ ऑप्शंस यूज करते हैं कि सोर्सेज ऑफ फंड्स यही हैं, यहाँ से पैसा हमें मिल सकता है, और इन केस हमें लॉस हो रहा है या हमें फर्दर पैसे चाहिए तो हमें कहाँ से मिलेंगे। उसके बाद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फर्दर जो हमें फंड्स मिले हैं और वहां से हमें प्रॉफिट और सरप्लस अर्न हो रहा है तो उसको प्रॉपर वापस री इन्वेस्ट कैसे करना है। जो हमारे पास हार्ड कैश अवेलेबल है उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे करनी है, और ओवरऑल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होना चाहिए एक फाइनेंस मैनेजर का। प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स आ रही हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल की बात करते हैं, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। हम किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में रिस्क कितना इन्वॉल्व है। अगर रिस्क ज्यादा है तो क्या रिटर्न ज्यादा आ रहा है, अगर रिस्क नहीं ले रहे तो क्या एक परमानेंट अमाउंट, एक स्टेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न हमें मिल रहा है, एक कंसिस्टेंट अमाउंट रिटर्न का हमें मिल रहा है। आगे बात करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आज जितनी पेमेंट दे रहे हैं क्या हमें
फ्यूचर में उसकी वैल्यू हमें रिटर्न होगी। नेक्स्ट, लेवरेज। डेट कहाँ से मिलेगी? पैसा जो हमने डेट पे उठाया है, तो क्या हम उस पैसे से इतना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं कि हमें उसका इंटरेस्ट अमाउंट भी पे करना है? नेक्स्ट, वैल्यूएशन। शेयर प्राइस की वैल्यू। शेयर प्राइस की वैल्यू क्रिएट करना मार्केट में, आई एक्सेप्ट, बहुत बड़ी बात है, बट उससे भी बड़ी बात यह है कि उस वैल्यू को मेंटेन रखना विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, भले थोड़ा ग्रो करे, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इतनी ज्यादा ना हो, बट देयर मस्ट बी अ परसेंटेज ऑफ ग्रोथ। लगे तो सही कि ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो किए। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो इफेक्ट। हमारे पास जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें ये प्रॉपरली देखना पड़ता है कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है। ऐसा तो नहीं हमने 100% सारे के सारे पैसे एक रिस्की प्रोजेक्ट में लगा दिए कि प्रॉफिट मिलेगा तो ज्यादा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है। हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें से 50 to 60% हमें एक स्टेबल कंसिस्टेंट प्रॉफिट या रिटर्न मिलता रहे, और 40% फॉर इंस्टेंस हमें रिस्क इन्वॉल्व करते हैं। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो एटलीस्ट इतना लॉस नहीं होगा कि हमें ओवरऑल इफेक्ट पड़े, राइट? उसके बाद बात करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल्स की। मैचिंग प्रिंसिपल्स इज ऑल अबाउट कि जिस ईयर में रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस क्रिएट हो रहे हैं वो उसी सेम फिस्कल ईयर में रिकॉर्ड हो। अगर सेम पीरियड में रिकॉर्ड होंगे तो वो उसी साल की फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट, लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमने इसको डिटेल में बात की थी कि प्रॉफिट अर्न करना और उस प्रॉफिट को विद द पैसेज ऑफ टाइम मेंटेन करना, कि हमारे पास कैश कितना है, हमारे पास स्टॉक कितना है, और हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स कितने क्रिएट हुए हुए हैं। क्लियर? फर्दर बात करते हैं फाइनेंस वर्सेस अकाउंटिंग की। क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ है। फाइनेंस इज ऑल अबाउट फ्यूचर फोरकास्ट, अकाउंटिंग इज पास्ट, एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रेशियोज, ये सारे अकाउंटिंग में बनते हैं। फाइनेंस में फोरकास्टिंग होती है कि आगे पैसा कैसे इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर? फाइनेंस वर्सेस इकोनॉमिक्स। फाइनेंस में हम बात करते हैं तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन में उस इंडस्ट्री की बात कर रहे होते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं ओवरऑल कंट्री की, ओवरऑल कंट्री के बजट की, कि बजट सरप्लस है, बजट डेफिसिट है, ओवरऑल इनकम कितनी है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना है। हम इसकी इकोनॉमिक्स में ये बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि फाइनेंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एग्जिस्टेंस क्या है। हायरार्की में देखते हैं कि कौन फाइनेंस को मैनेज करता है और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो above all, board of directors, which includes CEO. CEO is further categorized into two persons: chief operating officers and chief financial officers. चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सारी ऑपरेशंस की चीजें देख रहा होता है, और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सारी फाइनेंस एक्टिविटीज देख रहा होता है, जिसमें से इंक्लूडेड है अकाउंटिंग, ट्रेजरी, क्रेडिट, लीगल, कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टर रिलेशंस। मूविंग टुवर्ड फर्दर, जॉब्स इन फाइनेंस। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस में, कौन कौन से इंडस्ट्री में, कहाँ कहाँ पे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है जहां हमें जॉब मिल सकती है। बात करें तो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें फाइनेंस की बात ना हो, लेकिन एक ट्रू पिक्चर समझने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कोट की हुई। हम उन एग्जांपल्स को समझते हैं, लाइक कमर्शियल बैंक्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, हेज फंड्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग,
मनी मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी एंड रियल एस्टेट, यहाँ सब फाइनेंस की हैवी रिक्वायरमेंट होती है। आगे बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की। ये टॉपिक भी इन डेप्थ डिटेल क्लास में एक्सप्लेन हुआ था। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है तो उसके बेसिकली 3 फॉर्म्स होती हैं। ये आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कोर्स में भी पढ़ा होगा। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, देन पार्टनरशिप, देन कॉर्पोरेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप अकेला बंदा जिसके पास जितने पैसे थे उसने उतना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आगे बढ़ता गया, बिजनेस ग्रो करता गया, उसने सोचा मैं अकेला सारे काम नहीं कर सकता तो मैं किसी को मिला लूं और पार्टनरशिप कर लूं। पार्टनरशिप में 2 बंदे आपस में काम कर रहे थे, बिजनेस फर्दर ग्रो हो गया और बहुत सारी चीजें आगे बढ़ने लगी, ग्रोथ होने लगी बिजनेस में। फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे पार्टनरशिप में अगर बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा होता है तो फंड्स की कमी हो जाती है कि पैसा कहाँ से आएगा, तो क्यों ना हम इसको कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट करके जनरल पब्लिक से पैसा उठा के काम करें। देन बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज की, जिनकी फिक्स होती है कि इनकी लायबिलिटी इतनी, और यही चीज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स में भी क्रिएट होती है। और ये बहुत अच्छे से पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के जो डिसएडवांटेजेस हैं वही एडवांटेजेस हैं पार्टनरशिप के, और पार्टनरशिप के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो फर्दर कॉर्पोरेशंस के हैं। क्लियर? एजेंसी प्रॉब्लम्स। जब हम कॉर्पोरेशंस क्रिएट करते हैं तो हम जनरल पब्लिक से पैसा उठाते हैं, हम शेयर होल्डर्स का पैसा उठा के ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट उस बिजनेस को रन कर रही होती है। तो यहाँ पे जो पैसा जिसका है वो प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल कौन है? शेयर होल्डर्स। और उनके बिहाफ पे जो बिजनेस रन कर रहे हैं जो मैनेजमेंट, वो यहाँ पे एजेंट है, और इनके बीच में डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होंगे। शेयर होल्डर कहते हैं हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है हमें उतना रिटर्न नहीं मिलता, हमें उतना डिविडेंड नहीं मिलता, और मार्केट में जो उसकी वैल्यू है वो डे बाय डे इंक्रीज नहीं हो रही। और मैनेजमेंट कहती है हम इतनी प्रॉपर एफर्ट करते हैं, इतना पीछे बैकअप में यूटिलाइजेशन करते हैं चीजों की टाइमली बेसिस पे, तो हम एक ट्रू पिक्चर आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों के बीच का जो ये मिसकॉन्सेप्शन है वो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, जिसको हम कहते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। डन? यहाँ पे आपका पहला असाइनमेंट, लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन सेशन का पहला असाइनमेंट। How does the activity of investors in the financial market affect the decision of executives within the firm? Is the agency problem an ethical issue or an economic issue? Contrast term stockholders and stakeholders. Understanding of question is also part of examination. So you have to understand these questions and then write down the answers. मैं गूगल क्लासरूम पे लिंक क्रिएट कर दूंगी असाइनमेंट 1 का, वहां पे आप ये असाइनमेंट सबमिट करवा देंगे। डन?